हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। दोस्तों, एक पार्ट मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ और दोस्तों आज ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका ब्लड वाला पूरा चैप्टर। ठीक है, देखिए दोस्तों, कल हमने बात करी थी आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी तक हमने पूरी बात कर ली थी। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, चैनल पर पड़ा हुआ है, वो वीडियो जाकर जरूर देखें। उसके बाद ये सेकंड पार्ट आप देखें। ठीक है, तो आपका पूरा जो ब्लड का कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है दोस्तों, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। सारी पीडीएफ और नोट्स वगैरह आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिकाएं इनको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। किसको दोस्तों? WBC को। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों निर्माण के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में दोस्तों, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती है उनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों हमारा जो बोन मैरो होती है दोस्तों, वहाँ पर उसके येलो बोन मैरो वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, पीत अस्थि मज्जा, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस वाले पार्ट में इनका निर्माण होता है WBC का, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का। ठीक है, अगर मैं दोस्तों इसके बारे में बात करता हूँ, इसकी लाइफ के बारे में दोस्तों, जीवन काल इसका कितना होता है दोस्तों? 2 से 4 दिन या फिर 13 से 20 दिन का इसका जो पूरा दोस्तों लाइफ होती है इसकी होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी फॉर्मेशन के बारे में, मैंने आपको बता दिया था अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। और दोस्तों WBC मेनली कहाँ पर बनती है दोस्तों? येलो बोन मैरो में बनती है। ठीक है, अगर मैं इसके आकार के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, तो इसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है दोस्तों, अमीबा टाइप का होता है। एक दोस्तों जलीय जीव होता है अमीबा, ठीक है, वो जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है दोस्तों, उस आकार की जो दोस्तों है ये पाई जाती है WBC। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों WBC के बारे में कि इसकी खोज किसने करी, तो दोस्तों एंड्रल और एडिसन इन्होंने इनकी खोज की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि WBC की खोज किसने करी दोस्तों? एंड्रल और एडिसन ने। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों WBC की मात्रा RBC की तुलना में कम होती है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं अगर RBC दोस्तों 600 पाई जा रही है 1 ml ब्लड में, तो दोस्तों WBC केवल एक ही पाई जाएगी 1 ml ब्लड में। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये रेशो मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, RBC WBC और प्लेटलेट्स का दोस्तों, अगर 600 रेशो 1 दोस्तों, रेशो 40 ये वाला इसको रेशो पाया जाता है दोस्तों RBC और WBC और प्लेटलेट्स का। ठीक है, ये रेशो आपको याद रखना है, डायरेक्टली ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों WBC के अन्य नाम दोस्तों, तो वाइट ब्लड सेल्स को अन्य नामों से भी जाना जाता है, और भी नामों से जाना जाता है दोस्तों, जैसे कि आपको इनको फाइटर सेल यानी कि लड़ाकू कोशिका भी इनको बोलते हैं। ठीक है, भक्षक कोशिका भी इनको बोलते हैं दोस्तों, फैगोसाइट सेल, रक्षक कोशिका भी इनको बोलते हैं दोस्तों, बॉडीगार्ड सेल, और दोस्तों सैनिक कोशिका यानी कि सोल्जर सेल भी इनको सोल्जर सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एक बात करता हूँ आपसे यहाँ पर दोस्तों, RBC में कल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि उसमें कोई भी न्यूक्लियस यानी कि कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे WBC के बारे में, तो दोस्तों इनमें कुछ कोशिकाएं ऐसे होती हैं दोस्तों जिनमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, और दोस्तों कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। इसके बारे में थोड़ी देर में अभी बात करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। ठीक है, ये पूरा समझा दूंगा मैं आपको कि किस में एक केंद्रक पाया जाता है और दोस्तों किस में एक केंद्रक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ बात करेंगे दोस्तों, ये पूरा डायग्राम भी मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, ये हमारी कुछ जो वाइट ब्लड सेल्स होती है दोस्तों, वो भक्षक का काम करती है दोस्तों, लड़ाकू सेल यानी कि फाइटर कोशिका का काम करती है दोस्तों। कैसे करती है दोस्तों? जैसे हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर सांस के जरिए कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो दोस्तों ये रक्षक कोशिका क्या करती है, उस बैक्टीरिया को दोस्तों पहचानती है और उसको दोस्तों पूरा का पूरा निगल जाती है। ठीक है, कई बार ये ऐसा करती है दोस्तों, उसका जैसे बैक्टीरिया की जो सेल होती है दोस्तों, उसका कोशिका द्रव्य निकाल लेती है यानी कि सोख लेती है, और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिए, इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है,
तो चलिए देखिए, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करता हूँ दोस्तों, WBC के प्रकार। दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स किसकी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? एक तो होती है दोस्तों आपकी कणिकाएं यानी कि ग्रेनुलोसाइट, और दोस्तों दूसरी होती है आपकी अकणिकाएं यानी कि अग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, अब देखिए कणिकाएं किसको बोला जा रहा है दोस्तों? जिसमें एक केंद्रक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि उनके जो दोस्तों न्यूक्लियस नहीं बोल सकते इसको। तो दोस्तों कणिकाएं किसको बोला जाता है? जिसमें एक केंद्रक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और अकणिकाएं किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसमें एक न्यूक्लियस यानी कि एक केंद्रक पाया जाता है वो। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, एक से ज़्यादा जो केंद्रक है वो किस किस में पाए जाते हैं दोस्तों? एक तो हो गया आपका न्यूट्रोफिल। ठीक है, एक हो गया आपको इजनोफिल, और दोस्तों एक हो गया आपका बेसोफिल। ये तीन दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और एक आपकी दोस्तों मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट, इनमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगली स्लाइड की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, कणिका युक्त का इजनोफिल, बेसोफिल और दोस्तों न्यूट्रोफिल को ग्रेनुलाइट्स दोस्तों क्या बोला जाता है? कणिका युक्त कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं। और दोस्तों मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को अकणिका युक्त कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में एक केंद्रक, बाकी तीनों में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों शेप एंड टाइप्स ऑफ WBC। ठीक है, WBC का आकार और दोस्तों उसकी शेप के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो WBC का आकार दोस्तों अनियमित दोस्तों अभी भी मैंने बताया था आपको अमीबा के आकार का होता है। ठीक है, अमीबा क्या होता है दोस्तों? एक पानी में पाए जाने वाले जीव होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, अमीबा के आकार की ये होती है। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों लार्जेस्ट WBC लार्जेस्ट ब्लड सेल्स दोस्तों कौन सी होती है? मोनोसाइट आपकी होती है। ठीक है, मोनोसाइट जो है दोस्तों सबसे बड़ी WBC भी आप इसको बोलते हैं। सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कौन सी होती है? मोनोसाइट। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि ब्लड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सेल भी कौन सी होती है? मोनोसाइट ही होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल्स कौन सी है दोस्तों? मोनोसाइट। और सबसे बड़ी रक्त कोशिका भी दोस्तों कौन सी है? मोनोसाइट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों सबसे छोटी WBC की दोस्तों, स्मॉलेस्ट WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो सबसे छोटी होती है दोस्तों, वो आपकी कौन सी होती है? आपकी ये वाली होती है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों पूरे रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, तो आप बोलेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर मैं साइज के बारे में बात करता हूं आपसे दोस्तों, तो साइज के अकॉर्डिंग WBC का आकार सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा है आपका RBC का, और उससे छोटा फिर सबसे छोटा यानी कि कौन सा होता है? आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे कि सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल्स कौन सी होती है दोस्तों? मोनोसाइट। ठीक है, और पूरे रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मोनोसाइट। ठीक, सबसे छोटी अगर हम WBC की बात करें दोस्तों तो लिम्फोसाइट, और अगर सबसे छोटी रक्त कोशिका की बात करें दोस्तों तो वो होती है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इन तीन क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके यहाँ से चलें। आप एक दो बार दोस्तों आप रिविजन कर लेना इसका, आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों बेसोफिल के बारे में, तो दोस्तों बेसोफिल पूरे WBC का 0.5% से 2% होता है। इस प्रकार संख्या के आधार पर WBC का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है दोस्तों? बेसोफिल होता है। ठीक है, केवल ये 0.5 से 2% तक ही इसकी संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो WBC अगर संख्या के आधार पर मैं बात करूँ दोस्तों तो सबसे कम कौन सी पाई जाती है? आपकी बेसोफिल पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं संख्या के आधार पर ही बात करूँ आपसे तो न्यूट्रोफिल दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, बेसोफिल सबसे कम और न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस स्लाइड की बात करता हूँ दोस्तों आपसे WBC एंड एलर्जी। ठीक है, देखिए दोस्तों दो कोशिकाएं पाई जाती है हमारे बॉडी में, दो वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। एक होता है दोस्तों एजनोफिल और एक होता है आपकी बेसोफिल। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या करती है? आपको निर्जीव वस्तुओं से इम्यूनिटी प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये वाली जो हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, जब शरीर में निर्जीव वस्तु प्रवेश करता है तो उसे पहचानने का कार्य कौन करता है दोस्तों? बेसोफिल। ठीक है, ये वाली दोस्तों बेसोफिल इन्फेक्शनरी पार्टिकल्स को पहचानकर एक हिस्टामिन नामक रसायन को स्रावित करता है, जो इजनोफिल को सक्रिय कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है। ठीक है, जिससे एलर्जी अर्थात छींक या खांसी होती है, जिससे धूल का कण बाहर निकल जाता है, या फिर जो दोस्तों जो निर्जीव वस्तु होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको तीन चीज़ें क्या याद रखनी है? जब भी कोई डेड बॉडी या फिर आप निर्जीव वस्तु आपकी
शरीर में प्रवेश करती है दोस्तों, तो उसकी पहचान कौन करता है आपसे? बेसोफिल, ठीक है। और दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों? बेसोफिल एक क्या करती है दोस्तों? हिस्टामिन नामक एक रसायन का स्त्रावन करती है दोस्तों। और उसके बाद वो स्त्रावन क्या करता है दोस्तों? हिस्टामिन नामक जो रसायन निकलता है वो इजनोफिल को एक्टिव कर देता है दोस्तों, जिससे हमें एलर्जी होती है, हमें छींक आती है या फिर दोस्तों हमें खांसी हो जाती है, और धूल के कण जो होते हैं दोस्तों, निर्जीव वस्तु होती है, वो बाहर निकल जाती है छींक के जरिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रसायन जो है वह स्रावित होता है बेसोफिल के द्वारा जब कोई निर्जीव वस्तु हमारे बॉडी में प्रवेश करती है, तो दोस्तों कौन सा होता है? हिस्टामिन, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो दोस्तों ये वाली चीज़ तो मैंने आपको वहीं बताई थी, यहाँ पर एक चीज़ अलग लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, वहाँ पर इजनोफिल और बेसोफिल का क्या कार्य था दोस्तों? जब कोई निर्जीव वस्तु हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं दोस्तों, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, ठीक है। और ठीक है, तो दोस्तों न्यूट्रोफिल क्या करती है दोस्तों? वायरस को छोड़कर शुद्ध सजीवों से हमारी शुद्ध यहाँ पर आप काट दीजिए, शुद्ध गलत है दोस्तों, ये वाला आपका नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उस वायरस को छोड़कर सजीवों से इम्यूनिटी जो है वो हमारे बॉडी को प्रदान करती है, ठीक है। कौन? न्यूट्रोफिल, ठीक है। जैसे ही हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो न्यूट्रोफिल उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, फिर दूसरे चरण में बैक्टीरिया को निगल कर खा जाता है दोस्तों। अगर मैं अब आपसे उस वाली पिक्चर के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि ऐसे वो अपने अंदर उसको बैक्टीरिया को निगल जाता है और दोस्तों उसको खा जाता है। और कई बार दोस्तों क्या करता है दोस्तों, वो उसको पूरा ना खा करके उसका कोशिका द्रव्य जो है दोस्तों उसको पी लेता है। ये न्यूट्रोफिल जो होती है दोस्तों उसका कोशिका द्रव्य पी लेती है और दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया। और हमें क्या होता है दोस्तों? हमें इम्यूनिटी प्रदान होती है, ठीक। खा जाता है दोस्तों, जिसके कारण न्यूट्रोफिल को कोशिका भक्षक या फिर फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों भक्षक कोशिका मेनली जो बोला जा रहा है तो वो किसको बोला जा रहा है दोस्तों? न्यूट्रोफिल को, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि भक्षक कोशिका जो है दोस्तों किसको बोला जाता है, तो आप इजीली आप बता पाएंगे। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको भक्षक कोशिका भी बोला जाता है, लेकिन उनमें भी किसको भक्षक कोशिका मेनली बोला जा रहा है दोस्तों? न्यूट्रोफिल को, ठीक है। तो आप ये याद रखना न्यूट्रोफिल के बारे में। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस और साइटोसिस के द्वारा इम्यूनिटी प्रदान करता है। कैसे? वही यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, कभी कभी न्यूट्रोफिल पूरी कोशिका को न खाकर उसके कोशिका द्रव्य को सोख लेता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और हमें इम्यूनिटी प्रदान होती है, ठीक है। इसे सेल ड्रिंकिंग अथवा कोशिका पीनत्व या फिर पिनोसाइटोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, आप ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं कैसे न्यूट्रोफिल जो है दोस्तों हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। सबसे पहले दोस्तों अपने अंदर जो है इसको बैक्टीरिया को लेता है दोस्तों, उसके बाद क्या करता है? इसके कोशिका द्रव्य को पी जाता है, ठीक है, जिससे इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो चीज़ वही लिखी गई है तो दोस्तों, ये भी वही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी इनको बोला जाता है, इनके बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पुरुष और महिलाओं के बारे में, तो दोस्तों 1.4 से 4.5 लाख जो प्लेटलेट्स हैं दोस्तों वो पाई जाती है हमारे 1 ml ब्लड में, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी दोस्तों कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो दोस्तों इसका निर्माण होता है दोस्तों पीत अस्थि मज्जा येलो बोन मैरो में, जहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है वहीं पर प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी लाइफ के बारे में दोस्तों, तो इसका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है, ठीक है। आकार की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इसका अनिश्चित आकार होता है, इसका कोई भी रेगुलर आकार नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स ये है दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स ये है, और दोस्तों आपकी प्लेटलेट्स ऐसी होती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग के बारे में, तो दोस्तों जब मैंने आपको विटामिन के बारे में बताया था दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि एक विटामिन के बॉडी के अंदर पाया जाता है दोस्तों, जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मान लीजिए आपको चोट लग जाती है दोस्तों, तो अगर आपका खून का थक्का ना जमे दोस्तों, तो सारा ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा और आपकी डेथ तक हो जाती है, ठीक है। ये दोस्तों इसको हम बोलते हैं आपका हीमोफीलिया। तो दोस्तों विटामिन के की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है दोस्तों, तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और दोस्तों ब्लड का जो है फ्लो होता रहता है दोस्तों, ब्लड सारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है हमारी दोस्तों? विटामिन के, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जब आपका यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर कोई कट लग गया, ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन और दोस्तों कैल्शियम दोस्तों किसका निर्माण करते हैं, थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन दोस्तों एक ये आपका प्रोटीन होता है जो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन फाइब्रिनोजन। ये दोस्तों फाइब्रिन यानी कि रेशों का निर्माण करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों फाइब्रिन और प्लस ब्लड कॉप्सुकल यानी कि रक्त कणिकाएँ दोस्तों यानी कि आपकी प्लेटलेट्स, ये सारी मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ब्लड का थक्का बना देती हैं, ठीक है, जिससे आपका ब्लड रुक जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मेनली हमारे जो ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करता है दोस्तों चोट लगने के बाद दोस्तों, वो एक तो होता है आपका विटामिन के और दोस्तों दूसरा होता है आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हिपेरिन के बारे में भी लिखा हुआ है दोस्तों। हिपेरिन क्या होता है, फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग क्लोटिंग। दोस्तों ये तो रिएक्शन है दोस्तों, ब्लड क्लोटिंग के दौरान जो रिएक्शंस होती हैं वो वाली रिएक्शन है ये सारी, ठीक है। हिपेरिन क्या होता है दोस्तों, हिपेरिन जैसे ब्लड आपकी नसों में दोस्तों फ्लो करता रहता है पूरी बॉडी में, तो दोस्तों हिपेरिन का काम होता है दोस्तों बॉडी के अंदर रक्त को न जमने देना, ठीक है। और हिपेरिन कहाँ से निकलता है दोस्तों, हमारा लीवर से निकलता है। हिपेरिन नामक एक दोस्तों रसायन होता है आपका दोस्तों, रासायनिक द्रव्य होता है दोस्तों। तो हिपेरिन का कार्य क्या होता है दोस्तों, हिपेरिन का कार्य होता है ब्लड का थक्का न जमने देना बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर दोस्तों आप सोच के देखो, अगर आपकी बॉडी के अंदर रक्त के थक्के बन जाए तो दोस्तों ब्लड फ्लो ही नहीं हो सकता आपकी बॉडी में, तो आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हिपेरिन का कार्य होता है बॉडी के अंदर खून को न जमने देना, ठीक है। अब देखिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में देखिए कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इनको पढ़ लें, ठीक है। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक विटामिन है, ठीक है। विटामिन के पर निर्भर प्रोटीन है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक दोस्तों क्या है, प्रोटीन है जो किस पर निर्भर रहता है दोस्तों, हमारा विटामिन के पर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्रिसमस फैक्टर के बारे में, तो दोस्तों फैक्टर 9 भी इसको बोलते हैं दोस्तों। यकृत में ये बनता है, ठीक है, थक्के को सही ढंग से बनाने में मदद करता है, ठीक है। अगर मैं फैक्टर 9 के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, तो ये क्या काम करता है दोस्तों, रक्त के थक्के सही से बनाता है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ शाही परिवार यानी कि जो दोस्तों ब्रिटेन की जो शाही फैमिली है दोस्तों, उनमें एक बीमारी पाई जाती है दोस्तों, उनके खून का जो है दोस्तों चोट लगने पे थक्का नहीं बनता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम दोस्तों हीमोफीलिया, ठीक है। तो दोस्तों उनको अगर हम बात करते हैं दोस्तों, उनमें क्या किस चीज़ की कमी होती है दोस्तों, फैक्टर 9 की उनकी बॉडी में कमी होती है, ठीक है। विटामिन के की उनकी बॉडी में कमी होती है, जिसकी वजह से उनके खून की जो है दोस्तों थक्का नहीं बन पाता है और उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है थोड़ी सी भी चोट लगने पर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ रक्त बैंक में यानी कि ब्लड बैंक जो दोस्तों होता है, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा दोस्तों एक ब्लड बैंक होता है। रक्त बैंक में रुधिर को जमने से रोकने के लिए कौन सा जो केमिकल है यूज किया जाता है दोस्तों, सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड बैंक में ब्लड को ना जमने के लिए दोस्तों किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो दोस्तों आपका सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पर चीज़ लिखी गई है, जब शरीर की नसों में ही रक्त जमने लगे तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। ये भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बॉडी की नसों में ही खून जमने लगे तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे, तो दोस्तों थ्रोम्बस बोलेंगे, थ्रोम्बस। अब देखिए अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया अथवा शाही बीमारी ब्रिटेन के राज परिवार से मिला नाम है। इसमें दोस्तों फैक्टर 9 नहीं बनता है, जिससे रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, शाही बीमारी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, फैक्टर 9। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ लिखी गई है, यहाँ पर नॉर्मल क्लोटिंग जो होती है दोस्तों वो इस टाइप से हो जाती है अगर किसी को दोस्तों फैक्टर 9 की कमी है, शाही बीमारी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हीमोफीलिया दोस्तों तीन टाइप का होता है मेनली। देखिए यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है द 3 मेन फॉर्म ऑफ हीमोफीलिया ए, लैक ऑफ द ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8, ठीक है। एक होता है आपका दोस्तों हीमोफीलिया बी कोज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9, ठीक है। इसी को दोस्तों आपका शाही बीमारी भी दोस्तों बोला जाता है, ठीक है। एक होता है आपका हीमोफीलिया सी, सम डॉक्टर्स यूज दिस टर्म टू रेफर टू ए लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 11, ठीक है। कुछ डॉक्टर इसको दोस्तों फैक्टर 11 भी बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपसे हिपेरिन के बारे में, अगर हम बात करते हैं दोस्तों हिपेरिन के बारे में, तो दोस्तों ये एक थक्का रोधी रक्त को पतला करने वाला दोस्तों एक आपका रसायन माना जाता है दोस्तों। ऑपरेशन के दौरान जो है दोस्तों हिपेरिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर आपको हिपेरिन का कोई सब्सटीट्यूट चाहिए, आपको हिपेरिन का कोई विकल्प चाहिए, तो दोस्तों हिरुडिन नामक एक
तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आपका हिपेरिन के सब्स्टिट्यूट यानी कि हिपेरिन के विकल्प के बारे में दोस्तों। तो आपने देखा होगा दोस्तों, पानी में एक जीव पाया जाता है दोस्तों, जिसको हम लीच इंग्लिश में बोलते हैं और दोस्तों हिंदी में हम बोलते हैं उसको जोंक, ठीक है। तो दोस्तों रक्त चूसने वाली जोंक की लार ग्रंथियों में पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? हिरुडिन नामक एक दोस्तों रसायन पाया जाता है, ठीक है, जिसमें रक्त थक्करोधी गुण होता है दोस्तों, वो खून को जमने नहीं देता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर दोस्तों आपको जोंक कहीं चिपक जाए आपके शरीर में, तो दोस्तों वो ऐसा एक छोटा सा घाव कर देती है एक जगह पे, ठीक है, और वो आपका खून चूसती रहती है दोस्तों। जितनी उसकी बॉडी होती है दोस्तों, अपनी कैपेसिटी को वो कहीं ज़्यादा गुना ब्लड को जो है वो अपने अंदर पी लेती है, ठीक है। और दोस्तों मेनली आपने देखा होगा, अगर आपको कहीं कट लग जाए दोस्तों, थोड़ी देर बाद जो है आपका ब्लड रुक जाता है, ब्लड का थक्का बन जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर जोंक चिपकती है दोस्तों, वहाँ पर ब्लड का थक्का नहीं बनता है और दोस्तों ये खून को पीती रहती है और घाव वहाँ से नहीं भरता है, ठीक है। तो ये उस वहाँ से खून चूसती रहती है, ठीक है। इतनी खतरनाक होती है दोस्तों जोंक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ब्लड का आपका जो चैप्टर है दोस्तों आज पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों पूरा ब्लड का चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों ब्लड से रिलेटेड आपका बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ब्लड से जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इस दो जो PDF है दोस्तों, कल वाली और आज वाली, ठीक है, और दो ये वीडियो कल वाली और दोस्तों आज वाली, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। देखिए ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो एक वीडियो में और बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें दोस्तों मेनली हम बात करेंगे दोस्तों ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो वो दोस्तों उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ आपसे प्रैक्टिस के बारे में, दोस्तों प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है टेक्स्ट बुक ऐप से, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लेना, उस पर रजिस्टर कर लेना, ठीक है। और दोस्तों जब आप पास खरीदेंगे तो आपको ये वाला कोड यूज करना है, ठीक है। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट इस कोड को यूज करने पर मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे, आप दोस्तों ये वाला पेपर जरूर अटैम्प्ट करें, सिमिलर PYP। दोस्तों हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था NVS लैब अटेंडेंट का, यानी कि नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट, दोस्तों उसका ये पेपर है, ठीक है। इसको आप अटैम्प्ट करना। इसका दोस्तों सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही था लगभग, तो आप इसको अटैम्प्ट जरूर करके जाना। और जितने भी आपके फुल टेस्ट दिए हुए हैं आपके, वो बिल्कुल दोस्तों एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है, बिल्कुल पेपर जैसे होते हैं, उनको आप ज़रूर अटैम्प्ट करके जाएँ सबको, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है, ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। और दोस्तों जब भी आप पास खरीदे तो दोस्तों ये वाला कोड आपको यूज कर लेना है, ठीक है। तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।